हेलो बच्चों, बिल्कुल मजे में। तो आज अपन एआईओटी पेपर की कुछ बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चालू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक हम लोगों ने एक डाउट बैच लॉन्च करा है जिसका नाम है नेक्स्ट्रा डाउट हब। तो इसमें हम लोग तुम्हारे डाउट्स को एड्रेस करेंगे। ये तीनों ही सब्जेक्ट में होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये कोई भैया दीदी वाला ग्रुप नहीं है। इसमें हम लोग जो नेक्स्ट्रा जी चैनल पर पढ़ाते हैं ना, वही तुम्हारे डाउट्स को एड्रेस करेंगे। इसलिए इस बैच का जो साइज है ना, वो केवल 50 बच्चों का ही है। जैसे 50 बच्चे फुल हो जाएंगे, हम एडमिशन क्लोज कर देंगे। बाकी मैं तो तुम्हें बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो डाउट्स होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन में। अगर डाउट्स रेगुलरली क्लियर होते रहेंगे ना, तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन लेवल है ना, वो एक अलग ही लेवल पर बूस्टअप होगी। तो इसलिए डाउट्स को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जो टॉपर होता है ना, वो नहीं होता है जिसको सब चीजें पता होती है। टॉपर वो होता है जो अपने डाउट्स को कभी इग्नोर नहीं करता है। तो इसलिए डाउट्स को क्लियर करते रहना चाहिए। बाकी तुम्हें और कोई इंक्वायरी है इस बैच के रिगार्डिंग, तो तुम इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ स्मॉल डिस्क कैन स्लाइड इन अ सर्कुलर पाथ ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड एज शोन. Mass of the disk is m and the acceleration due to gravity is g. If the disk is released when the thread is horizontal, find the expression for the tension in the thread at the lowest point. तो यहाँ पर अपन को टेंशन फाइंड आउट करना है थ्रेड पर एट द लोएस्ट पोजीशन। तो यहाँ पर तुम देखो, ये अपने पास थ्रेड है, ठीक है, इसको मैंने नेल कर रखा है यहाँ पर, और ये अपने पास स्मॉल डिस्क है। तो अब तुम देखो इधर, जैसे मैं मान लेता हूँ कि अपन के पास जो स्मॉल डिस्क है ना, उसका मास m है और थ्रेड का लेंथ कितना है, l है। तो अगर मैं 2D व्यू बनाऊं इसका, तो तुम देखो, ये अपने पास वो स्मॉल डिस्क है। अगर मैं mg के कंपोनेंट कर दूं, तो एक कंपोनेंट अपना इधर आएगा जो कि होगा mg cos 30, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अपने पास 30 डिग्री है। और अलोंग द इंक्लाइन कितना आएगा? mg sin 30। अब ये mg cos 30 को तो बैलेंस आउट कौन कर लेगा? नॉर्मल कर लेगा यार। तो नॉर्मल बराबर अपने पास होगा mg cos 30। सही है। तो यहाँ पर तुम देखो, ये अपने पास होगा mg sin 30 अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और जो तुम्हारा mg cos 30 होगा वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और वो अंदर की तरफ होगा। और इसको बैलेंस आउट कौन कर लेगा? नॉर्मल कर लेगा, जो कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा लेकिन बाहर की तरफ होगा। सही है। तो इस हिसाब से तो मैं बोल सकता हूँ ना कि अपन के पास जो जी इफेक्टिव है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में होगा। और वो जी इफेक्टिव कितना होगा? mg sin 30 बाय m। मतलब एक तरीके से कितना आ गया? ये g sin 30 आ गया। सही है। तो अब अपने पास जो क्वेश्चन है ना, वो ये बन चुका है। देखो कि ये अपने पास थ्रेड है, मैंने यहाँ पर नेल कर रखा है, लेंथ इसकी l है। यहाँ पर अपने पास एक स्मॉल डिस्क है, मास अपना m है, और जो अपना g इफेक्टिव है इस डायरेक्शन में, वो अपना कितना है? g/2 है। तो जब ये लोएस्ट पोजीशन से गुजरेगा, मतलब यहाँ से गुजरेगा, तो तुम्हें बताना है कि थ्रेड में जो टेंशन है ना, वो कितनी होगी। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि जब वो लोएस्ट पोजीशन से गुजरेगा ना, तो स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पर तुम देखो यार, यहाँ पर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करूँ, तो मुझे पता है कि वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो होगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्क डन बाय एम जी इफेक्टिव, जो कि कितना हो जाएगा? एम जी इफेक्टिव इंटू एल, क्योंकि एम जी इफेक्टिव तुम्हारा कुछ ऐसे लग रहा होगा। और इसकी डायरेक्शन में तुम देख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्मॉल डिस्क का, वो एल के बराबर होगा। जैसे तुम एम जी का वर्क डन लिखते हो ना, वैसे ही। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? mg/2 इंटू एल, मतलब mg/L/2। तो मुझे पता है कि mg इफेक्टिव का ही नेट वर्क डन है, जो कि mg/L/2 है। और ये किसके बराबर होगा? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉल डिस्क, क्योंकि जाएगा हाफ mv²। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ गया? √gl। सही है। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है? टेंशन निकालना है ना। तो अब तुम देखो, ये जो तुम्हारा
स्मॉल डिस्क है ना वो क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि सेंटर की तरफ जो तुम्हारा नेट फोर्स होगा जो कि कितना है, टी माइनस एम जी इफेक्टिव। नीचे की तरफ तो एम जी इफेक्टिव भी लग रहा होगा ना, तो क्या लिखूंगा, टी माइनस एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय एल। तो टी माइनस एम जी बाई टू इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू वी स्क्वायर जो कि कितना जी एल है, एल से एल कट गया, टी का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 3/2 mg। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फिगर लोअर पुल्ली इज फ्री टू मूव इन अ वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। जो तुम्हारी ये वाली जो पुल्ली है ना वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ब्लॉक ए इज गिवन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू एज शोन। तुमने इस ब्लॉक को इस तरफ है ना वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है जो कि कितना यू है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी एज अ फंक्शन ऑफ अ एंगल थीटा। ठीक है भाई। तो अब तुम देखो यहाँ पर दो स्ट्रिंग है यार, एक तो अपने पास ये वाली स्ट्रिंग है, सही है, और एक अपने पास ये वाली स्ट्रिंग है। तो अपने पास दो स्ट्रिंग है, तो इसको मैं स्ट्रिंग वन बोल देता हूँ और इसको मैं स्ट्रिंग टू बोल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग वन मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाता हूँ। तो अपने पास जो स्ट्रिंग है ना वो कुछ ऐसे है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा इधर जा रहा है यू की स्पीड से, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये वाला जो पॉइंट है ना तुम्हारा ऊपर आना चाहिए यू की स्पीड से, जब भी तुम्हारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा ये वाला जो पॉइंट है ना वो इस पुल्ली से अटैच है, तो मतलब ये वाली पुल्ली तुम्हारी ऊपर जा रही है यू की स्पीड से। ठीक है भाई। तो अब तुम देखो, मैं अब स्ट्रिंग टू में स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि ये जो पुल्ली है वो ऊपर जा रही है यू की स्पीड से, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये वाला पॉइंट भी तुम्हारा ऊपर जाएगा यू की स्पीड से और ये वाला पॉइंट भी तुम्हारा ऊपर जाएगा यू की स्पीड से। सही। ये वाला पॉइंट तुम्हारा फिक्स है, ठीक है। ये वाला पॉइंट तुम्हारा जा रहा है इधर v की स्पीड से और ये वाला एंगल थीटा है अपने पास। तब तुम देखो, जैसे एक तो अपने पास ये वाला पार्ट है और एक अपने पास ये वाला पार्ट है। ये वाला पॉइंट तो ऊपर जा रहा है यू की स्पीड से, ये वाला पॉइंट अपना फिक्स है, ये वाला पॉइंट भी अपना ऊपर जा रहा है यू की स्पीड से, सही है। ये एंगल थीटा है और ये वाला पॉइंट अपना इधर जा रहा है v की स्पीड से, तो ये v की वैल्यू ही मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो अब तुम देखो इधर, मुझे पता है कि ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। अब जो अपने पास ये वाली जो वेलोसिटी ना इसके मैं कंपोनेंट कर रहा हूँ अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो अगर मैं कंपोनेंट करूँ तो अलोंग द स्ट्रिंग तो क्या आएगा अपने पास, अलोंग द स्ट्रिंग आ जाएगा बेसिकली u cos 90 माइनस थीटा जो कि हो जाएगा u sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग क्या जाएगा u sin 90 माइनस थीटा जो कि हो जाएगा u cos थीटा। सही है। इस v के भी मैं कंपोनेंट कर देता हूँ अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो अलोंग द स्ट्रिंग क्या आ गया, v cos थीटा आ गया, और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग क्या आ गया, v sin थीटा आ गया। मुझे पता है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तुम्हारी फिक्स है। तो तुम देखो, ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, ये वाला जो पॉइंट है वो ऊपर जा रहा है तुम्हारी यू की स्पीड से, तो ये वाला जो पॉइंट की जो स्पीड है ना वो स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो प्लस का यू लिख रहा हूं मैं। अब तुम देखो, ये वाला जो पॉइंट है अलोंग द स्ट्रिंग तुम्हारा इधर जा रहा है कितनी की स्पीड से, यू साइन थीटा की स्पीड से, तो ये भी तुम्हारा लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस का यू साइन थीटा। और ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा अलोंग द स्ट्रिंग बेसिकली इधर जा रहा है वी cos थीटा की स्पीड से और ये स्ट्रिंग की लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं माइनस का वी cos थीटा। इनका जो नेट समेशन है वो जीरो होना चाहिए। यहाँ से तुम देखो v का वैल्यू क्या रहा होगा, u ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा मेरे हिसाब से। तो अपन के पास जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए फिर यार, तो मेरे हिसाब से आंसर अपने पास होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज फाउंड टू बी
ई वेक्टर, और ई वेक्टर अपने को क्या गिवन है, 3y कैप, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन द क्यूब शोन विल बी। तो तुम देखो यार, मुझे पता है कि मेरे को क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्यूब, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो तो फिक्स है, लेकिन वो वाई कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, यहां से वाई डिस्टेंस ऊपर जाकर एक ऐसे बेसिकली कट लगाऊंगा, और ये कट कैसा है अपना, बिल्कुल स्क्वायर शेप का कट है ये। पहला कट लगा दिया मैंने ऐसा। दूसरा कट का लगाऊंगा मैं y प्लस डी वाई पर जाकर, बिल्कुल स्क्वायर शेप का कट लगाऊंगा, और उस स्क्वायर शेप का जो साइड लेंथ होगा ना वो a के बराबर ही होगा। तो दूसरा कट लगा दिया मैंने, देख सकते हो तुम, ठीक है। अब ये मेरे को एक रीजन मिल रहा है, मैं बोल सकता हूँ कि इस रीजन में जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है, जो कि 3y के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी फिक्स है जो कि 3y के बराबर है। तो इस रीजन में जो अपने पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होगी, मतलब डी यू बाई डी वी होगी, वो कितनी होगी, हाफ एप्सल नॉट ई स्क्वायर, मतलब हाफ एप्सल नॉट 3y का होल स्क्वायर, ये अपने पास डी यू बाई डी वी होगा। अपने को तो टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है इस क्यूब में, ठीक है। तो डी यू किसके बराबर होगा, हाफ एप्सल नॉट 3y का होल स्क्वायर इंटू डी वी। और डी वी क्या लिखूंगा मैं, जो तुम्हारे इस रीजन का जो वॉल्यूम होगा, तो इस रीजन का वॉल्यूम कितना होगा, तो इस रीजन का वॉल्यूम तुम ऐसे लिख सकते हो, तुम पहले देखो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इस रीजन का, तो वो तो ए स्क्वायर के बराबर है, और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ अपने पास डी वाई के बराबर होगी। तो ये अपने पास डी वी आ गया, तो हाफ एप्सल नॉट 9y स्क्वायर इंटू डी वी, जो कि कितना अपने पास है, ए स्क्वायर डी वाई। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो तुम्हारा जो y है वो जीरो से लेकर a तक वेरी कर रहा है, तो जीरो से लेकर a तक इंटीग्रेट कर देना, और मेरे हिसाब से तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाना चाहिए फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द सिस्टम शोन इन द फिगर विद टू इक्वल मासेस m is equals to 1 kg and the spring with the spring constant 800 न्यूटन पर मीटर। The coefficient of the kinetic friction is mu, जो कि 0.2 है, the pulley is frictionless, the system is held with a spring at its relaxed length and then released, find the maximum displacement in centimeter of the block in the subsequent motion। ठीक है भाई, तो इनिशियली सिस्टम अपना रेस्ट पर है, ठीक है, मतलब वो अपन सिस्टम को अब रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक्स का जो इनिशियल स्पीड है वो अपना जीरो है। अब अपन को फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ब्लॉक का। तो मैं मान लेता हूँ कि वो अपना y होगा, तो ये वाला ब्लॉक y नीचे आया, ऑफ कोर्स ये बात है कि ये वाला ब्लॉक y इधर आएगा, तो स्प्रिंग में जो इलोंगेशन हो जाएगा वो y का हो जाएगा, स्प्रिंग इलोंगेशन अपना y का होगा, सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है, मैं ये बोलूँगा कि अपन के पास इस ब्लॉक की जो स्पीड है वो जीरो होगी, और इस ब्लॉक की भी स्पीड जीरो होगी, और ज़्यादा वो नीचे नहीं जा पा रहा, तो इसलिए उस इंस्टेंट पर जो तुम्हारे दोनों ब्लॉक्स की जो स्पीड होगी वो जीरो होगी। अब तुम देखो इधर, यहाँ पर अगर मैं इन दोनों ब्लॉक्स को, और इन दोनों ब्लॉक्स को जो कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रिंग है, अगर मैं उसको ऐसे सिस्टम में इंक्लूड करूँ, तो इस सिस्टम पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क डन कर रहे होंगे। तो एक तो अपना एम करेगा, इस वाले ब्लॉक पर तो एम कोई वर्क डन नहीं करेगा, लेकिन इस वाले ब्लॉक पर एम अपना वर्क डन करेगा, सही है। एक अपना फ्रिक्शन फोर्स करेगा, क्योंकि तुम्हारा जो ये वाला जो ब्लॉक है जो कि सरफेस पर रखा हुआ है, तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, और ऑफ कोर्स ये बात है कि स्लिपिंग हो रही होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन अपना वर्क डन करेगा, और एक अपना वर्क डन बेसिकली स्प्रिंग फोर्स करेगा। तुम देख सकते हो इस वाले ब्लॉक पर बेसिकली स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, और वो अपना वर्क डन करेगा। बाकी ये जो टेंशन का जो वर्क डन होगा, तो इसका जो नेट वर्क डन हो जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा वो तो यार। तो इसका जो समेशन है वो डेल्टा के बराबर होगा,
अब मुझे पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जब भी तुम्हारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। एम जी का वर्क डन बेसिकली एम जी वाई, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन बेसिकली माइनस का म्यू एम जी वाई, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन माइनस का हाफ के वाई स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली जो तुम्हारी स्प्रिंग थी वो रिलैक्स स्टेट में थी, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना, ये तुम्हारी मीटर में आएगी अगर सब चीजें तुम ऐसा यूनिट में पुट कर रहे हो। अगर तुम्हें सेंटीमीटर में निकालना है तो फिर 100 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब यार मैं वैल्यूज वगैरह पुट नहीं कर रहा हूँ, तुम कर लेना अब इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू चार्ज पार्टिकल ऑफ अपोजिट साइन एंड द मैग्नीट्यूड क्यू ईच अदर आर प्रोजेक्टेड डायरेक्टली अवे फ्रॉम ईच अदर विद द सेम स्पीड। ठीक है, ये स्पीड अपन को गिवन है। where r is the initial distance between the particle, their masses are m and 2m, find the maximum distance between them and express the answer in terms of nr। और अपन को n का वैल्यू फिल करना है आंसर में। ठीक है भाई, तो एक अपने पास पार्टिकल है जिसका मास है m, ये अपने पास दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है 2m। इनके बीच में जो इनिशियल सेपरेशन है वो आई आर, इस पर चार्ज में मान लेता हूँ प्लस क्यू, इस पर चार्ज में मान लेता हूँ माइनस क्यू। ठीक है, इसको मैंने स्पीड दी इधर, ठीक है, और ये स्पीड यू के बराबर है, और ये यू अपन को ये गिवन है, इसको मैंने स्पीड दी इधर, ठीक है, और ये भी यू के बराबर है। तुम देखो, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास निकालना चाहूँ तो कितना है अपने पास, 2mu प्लस एम इंटू माइनस यू अपॉन 2m प्लस एम। तो मेरे हिसाब से आ जाएगा mu अपॉन 3m, मतलब u/3। और ये हरदम कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट क्यों रहेगी भाई, क्योंकि अगर मैं इसको और इसको ऐसे सिस्टम में इंक्लूड करूं तो इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स मेरा जीरो होगा, क्योंकि जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा यार। सही है, ये तो मेरा इंटरनल फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो है, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि एस्केलेशन ऑफ सेंटर मास जीरो होगा, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास अपनी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जो कि कितनी होगी, u/3 होगी। किस तरफ, राइट वे डायरेक्शन में। अब तुम देखो, जब इनके बीच में जब सेपरेशन मैक्सिमम होगा, जब इनके बीच में सेपरेशन मैक्सिमम होगा, आर मैक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये जो दोनों अपन के पास पार्टिकल है ना, वो एक कॉमन वेलोसिटी एक्वायर करेंगे, ये कॉमन वेलोसिटी एक्वायर करेंगे। और ये कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, ये कॉमन वेलोसिटी बेसिकली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगी, जो कि u/3 है। आ रहा समझ, मैं कैसे निकाल लूंगा इसको, ऐसे भी निकाल सकते तुम। इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, इनिशियल मोमेंटम अपने पास ये है। जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो ऑफकोर्स ये बात है कि रिलेटिव स्पीड अपनी जीरो हो जाएगी, या रिलेटिव वेलोसिटी अपनी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो दोनों की जो वेलोसिटी हो जानी चाहिए वो सेम जानी चाहिए। तो क्या लिखूंगा मैं, 2mv डैश प्लस mv डैश, यहाँ से v डैश का वैल्यू तुम्हारा u/3 आएगा, जो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास के बराबर है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है तुमने सेंटर मास वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब तो यार मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी है अपने पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अपने पास है हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू यू स्क्वायर। इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी है अपने पास, प्लस k इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन आर। सही है, इज इक्वल्स टू, जब तुम्हारा सेपरेशन मैक्सिमम होगा तो सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m u/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू u/3 का होल स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, प्लस k इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन आर मैक्स। तो यार मेरे हिसाब से तुम्हें u का वैल्यू गिवन है ही, ये वाला, इसको तुम्हें पुट करना है इस इक्वेशन में, और तुम्हें आर मैक्स का वैल्यू निकालना है बेसिकली आर के टर्म्स में। तो यार मेरे हिसाब से तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना फिर सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो जो तुम्हें करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ अ प्लैनेट इज ρ1 एंड दैट ऑफ द आउटर शेल इज ρ2। ठीक है भाई, द रेडियस ऑफ द कोर एंड दैट ऑफ द प्लैनेट आर r and 2r रिस्पेक्टिवली। तो कोर का जो रेडियस है वो r है, और आउटर शेल मतलब उसकी जो आउटर सरफेस है उसका जो रेडियस है वो 2r है।
यहाँ पर जो तुम्हारा मटेरियल है ना उसका डेंसिटी बेसिकली रो 1 है, यहाँ पर जो तुम्हारा मटेरियल है उसका जो डेंसिटी है वो रो 2 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा था एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज सेम एज एट अ डेप्थ आर। तो अपन को फाइंड आउट करना है 3 रो 1 अपॉन रो 2 का वैल्यू। मतलब सरफेस पर जो तुम्हारा एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेट सपोज g1 है, तो डेप्थ आर पर मतलब सरफेस से आर डिस्टेंस अंदर अगर मैं जाऊंगा तो मतलब मैं कोर की सरफेस पर पहुंचूंगा, तो वहां पर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेट सपोज कितना है g2 है, तो g1 और g2 तुम्हारा बराबर है। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन को यूज करना है। तो g1 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, तो लेट सपोज कोर का जो मास है अपना, कोर का मास अपने पास है कितना m1, और ये जो अपने पास आउटर शेल है ना इसका मास है लेट सपोज कितना m2। तो m1 की वैल्यू क्या होगी अपने पास, m1 की वैल्यू जाएगी सिंपली रो 1 इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सिंपली रो 2 इंटू 4/3 पाई 2r का होल क्यूब माइनस r का होल क्यूब। सही है? तो यहाँ से तुम देखो यार, अपन के पास m1 आ चुका है 4/3 पाई रो 1 r क्यूब, और m2 आ चुका है 4/3 पाई रो 2, और यहाँ पर ये रो 1 आएगा यार। ठीक है, और ये सिंपली आ जाएगा कितना 7r क्यूब। अब अगर मैं g1 की वैल्यू लिखना चाहूँ, मतलब प्लानट की सरफेस पर जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यार, ये अपना किसके बराबर होगा, तो तुम देखो यार, इसके कारण अगर मैं सरफेस पर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखूँ तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा बेसिकली gm1/2r का होल स्क्वायर। सही है, और अगर मैं इस आउटर शेल के कारण सरफेस पर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखूँ तो क्या लिखूंगा मैं gm2/2r का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, और अगर मैं g2 का वैल्यू लिखूं तो मुझे पता है कि अगर मैं स्कोर के कारण यहाँ पर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा मैं gm1/r²। ठीक है, और अगर मैं इस आउटर शेल के कारण यहाँ पर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना चाहूंगा तो ये 0 होगा बाय शेल थ्योरम। सही है, क्योंकि जो अपने पास ये है ना वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो इनसाइड वाले पॉइंट पर चाहे तुम कोई से ही पॉइंट ले लो, तुम्हारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो 0 ही होगी। अब बोला गया है कि g1 और g2 अपना क्या बराबर है, तो मैं बोलूंगा gm1/2r का होल स्क्वायर प्लस gm2/2r का होल स्क्वायर अपना किसके बराबर होगा gm1/r² के बराबर होगा। तो यहाँ से तुम देखो, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि m1/4 प्लस m2/4 इज इक्वल्स टू m1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि m2/4 इज इक्वल्स टू 3m1/4, 4 से 4 निपट गया। m2 का वैल्यू कितना अपने पास, m2 का वैल्यू अपने पास है 4/3 पाई रो 2 इंटू 7r क्यूब, शायद यही है। और m1 का वैल्यू कितना अपने पास 4/3 पाई रो 1 इंटू r क्यूब। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 4/3 कट चुका है, कैपिटल आर क्यूब कट चुका है। सही है, तो ये अपने पास आ रहा है कि 7 रो 2 इज इक्वल्स टू 3 रो 1। तो अपने को क्या निकालना है 3 रो 1/रो 2। तो मेरे हिसाब से 3 रो 1/रो 2 तो अपने पास कितना आ रहा है 7 आ रहा है यार, तो यही अपना आंसर होगा। ठीक है यार, जितने भी मेरे को क्वेश्चन बढ़िया लगे थे पेपर में मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू।